Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. सो PGI डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है. ये वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसका टॉपिक है डिसेबिलिटी पेंशन. सो डिसेबिलिटी पेंशन का मतलब क्या होता है? अपाहज जो व्यक्ति होते हैं जिनका कोई ऑर्गन ख़त्म हो जाता है, डिसेबल हो जाता है बॉडी पार्ट, तो उनके लिए जो पेंशन की योजना होती है उसको डिसेबिलिटी पेंशन बोला जाता है. सो डिसेबिलिटी पेंशन कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स. एक तो होता है सर्विस एलिमेंट एंड दूसरा होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट. Disability element will be granted if the individual is invalid out of the service on account of disability. अगर किसी ऑर्गन के डैमेज होने से या किसी बॉडी पार्ट के डिसेबल होने से अगर कोई व्यक्ति काम करने से वंचित हो जाता है, मतलब उसको काम करने के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को डिसएबिलिटी एलिमेंट ग्रांट होता है. पेंशन का जो पार्ट है, दो पार्ट है, सर्विस एलिमेंट एंड डिसएबिलिटी एलिमेंट. तो डिसएबिलिटी एलिमेंट सिर्फ उस एम्प्लॉय को मिलेगा जिसको जो नौकरी करने के लिए अयोग्य बोल दिया जाता है, अयोग्य बोल दिया जाता है ड्यू टू डिसएबिलिटी ऑफ एनी बॉडी पार्ट. और जिस डिसएबिलिटी के आधार पे किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को अयोग्य किया जाता है किसी जॉब के लिए, तो वो जो डिसेबिलिटी होती है दैट शुड बी एट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड बाय द सर्विस डिपार्टमेंट. मतलब मेडिकल बोर्ड जब कोई और डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि उसको डिसेबिलिटी है या नहीं है, वो नौकरी करने के योग्य है या नहीं है, तो उसके बाद में ये डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट होता है. However, in case of release retirement cases, disability element is grant only when the disability is assessed at 20% or more. मतलब जब किसी का कोई जॉब से रिलीज होता है, रिटायरमेंट होता है, तो उसको डिसेबिलिटी एलिमेंट तभी ग्रांट होती है अगर जो डिसेबिलिटी है, जो डैमेज है ऑर्गन की, उसकी जो असेसमेंट की जाती है तो वो 20% और उससे ज़्यादा हो तो ही डिसेबिलिटी पेंशन एप्लीकेबल होती है. All PBOR person below officer rank are required to be medically examined by the medical officer prior to their release, retirement और discharge. इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी एम्प्लॉय जिसको या तो रिलीज़ करना है या फिर रिटायर करना है या फिर डिस्चार्ज करना है, तो उससे पहले मेडिकल बोर्ड जो होता है जिसका गठन किया जाता है हर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो मेडिकल बोर्ड जो होता है उसको मेडिकली एग्जामिन करेगा एम्प्लॉय को. ठीक है, तो उसके आधार पे वो डिसाइड करेगा, असेसमेंट करेगा कि कितनी डिसेबिलिटी है. द कैटेगराइजेशन ऑफ द सर्कमस्टांसेस टू डिसाइड द एट्रीब्यूटेबिलिटी इज अवेलेबल एट pcdapension.nic.in with the issue of government letter dated 19th January 2010. All pre-96 retires who have been invalid out of the service and are in receipt of disability element as on 1st July 2009 are entitled for following broad banding of their disability element. तो इस पूरे पॉइंट का अर्थ ये है कि जो भी नियम हैं डिसेबिलिटी को डिक्लेयर करने के लिए, वो सभी नियम www.pcdapension.nic.in पर उपलब्ध हैं. और वो जो नियम है वो लेटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है 19 जनवरी 2010 का, तो उसके अकॉर्डिंग वो नियम सब दिए गए हैं. तो जो 1996 से पहले रिटायर हुए हैं एम्प्लॉइज़, तो उनको वो डिसेबिलिटी पेंशन उसके आधार पे मिल रही है. ओके, तो उसमें क्या है, कुछ कैटेगराइजेशन की गई है कि कितनी डिसेबिलिटी पे कितनी पेंशन अलाउड होती है डिसेबिलिटी एलिमेंट. तो अगर किसी को डिसेबिलिटी जो 20% से ज़्यादा है, 49 से कम है, मतलब 49 तक है, ठीक है, तो उनको 50% डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है पेंशन के रूप में. और जिसको डिसेबिलिटी 50 से लेकर 75% हो तो उनको 75% डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट होता है. और जिनकी डिसेबिलिटी 76 से लेकर 100 हो तो उनको
कंप्लीट 100% डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है। सो इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि डिसेबिलिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग ही डिसेबिलिटी फंड जो होता है, डिसेबिलिटी एलिमेंट जो होता है पेंशन का, वो मिलेगा। तो इसकी 3 कैटेगरी बन गई, 50%, 75% एंड 100%। सो उसके बाद आता है इंजुरी केसेस। रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द नेक्स्ट हायर मेडिकल अथॉरिटी। डिजीज केसेस में क्या होगा, रिकमेंडेशन ऑफ द इनवैलिडिंग मेडिकल बोर्ड और रिलीज मेडिकल बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द नेक्स्ट मेडिकल अथॉरिटी। मतलब किसी इंजरी के कारण अगर डिसेबिलिटी हुई है या फिर किसी डिजीज के कारण कोई डिसेबिलिटी हुई है, तो दोनों केसेस में क्या है कि मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा, उसके बाद हायर मेडिकल अथॉरिटी एग्जामिन करेगी। तो उसके बाद ये कैटेगराइजेशन होती है कि कितनी डिसेबिलिटी है या नहीं है। तो अगर परसेंटेज असेसमेंट हो जाती है कि जो डिसेबिलिटी है वो 20% से 49 है, या फिर 50 से 75 है, या 76 से 100 है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसेबिलिटी एलिमेंट को डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है कितना उनको मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ द डिसेबिलिटी इज ऑफ परमानेंट नेचर। अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को डिसेबिलिटी परमानेंट हो गई हो, तो क्या है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर द लाइफ टाइम इन द इनिशियल असेसमेंट। मतलब पहली बार में ही उसका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि ये लाइफ टाइम डिसेबिलिटी है। इफ़ द डिसेबिलिटी इज ऑफ टेम्परेरी नेचर, अगर किसी पर्सन को, किसी एम्प्लॉय को डिसेबिलिटी कुछ समय के लिए हो, तो उसकी इनिशियल असेसमेंट के ऊपर लिखा जाता है कि इट इज़ वैलिड फॉर 2 to 5 ईयर्स। तो उसके बाद दोबारा से असेसमेंट होता है। तो अगर दोबारा असेसमेंट करने पे वो व्यक्ति ठीक पाया जाता है, तो उसकी जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है वो नहीं मिलेगा। द सब्सिक्वेंट असेसमेंट मेड बाय द री असेसमेंट मेडिकल बोर्ड। तो इसका भी एक अलग से मेडिकल बोर्ड है, री असेसमेंट बोर्ड, जो ये डिसाइड करता है कि आगे उसकी डिसेबिलिटी है या अब ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, एन इंडिविजुअल इज इंटाइटल्ड फॉर 2 अपील्स अगेंस्ट द रिजेक्शन ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट। मतलब किसी एम्प्लॉय का डिसेबिलिटी एलिमेंट अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन मीमो, उसको रिजेक्शन मीमो जारी होने के बाद 6 मंथ के अंदर वो अपनी 2 अपील कर सकता है। अपील शैल ऑलवेज बी मेड थ्रू द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिसर। तो पहले रिकॉर्ड ऑफिस में करेगा अपील, ठीक है। द फर्स्ट अपील शैल बी एडजुडिकेटेड बाय द रिस्पेक्टिव सर्विस हेडक्वार्टर। यहाँ पे वो काम करता है, तो वहाँ पे पहले हेडक्वार्टर में अपील करेगा और सेकंड अपील जो होगी वो गवर्नमेंट को करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट कौन सी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, डिसेबिलिटी एलिमेंट विल ऑल्सो बी ग्रांटेड टू पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक हु इज डिस्चार्ज्ड बट हु विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज विच इज एक्सेप्टेड एज एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस। तो मतलब अगर कोई एम्प्लॉई जिसको डिस्चार्ज किया जा चुका है, उसकी खुद की रिक्वेस्ट के बिना, तो उस डिस्चार्ज के बाद भी अगर विद इन द 7 years उसको लगता है कि वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है, तो उसका जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उसको विद इन 7 year भी अगर स्वीकार करता है कि ही और शी सफरिंग फ्रॉम डिजीज, देन वो उसका एट्रीब्यूटेबल हो। अगर मतलब कारण क्या होता है, एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी एक्सप्लेनेशन पॉसिबल हो, कि उसका कॉज पता हो हमें। तो अगर डिसेबिलिटी का कॉज पता होगा, तो उस डिसेबिलिटी से पीड़ित व्यक्ति को, पीड़ित एम्प्लॉय को डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांट किया जा सकता है विद इन द 7 years आफ्टर डिस्चार्ज। सो ये पीजीआई का एक एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द डिसेबिलिटी पेंशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, पहले कॉलम में नेम लिखना है एम्प्लॉय ने अपना, उसके बाद डेजिग्नेशन और रैंक, फिर उसका जो भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर आधार नंबर, आफ्टर दैट मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका पहचान चिन्ह। तो फिर अगले कॉलम में आता है नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर। नेक्स्ट कॉलम में आता है डेट ऑफ बर्थ, ओके। फिर उसके बाद आता है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो फिफ्थ ऑप्शन में आता है जो जब डिसेबिलिटी हुई तब उसकी क्या रैंकिंग या क्या पोस्ट थी। और जो अगला कॉलम है उसमें आता है बैंक की डिटेल्स है सारी, ठीक है। फिर सभी जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेड जो लगने होते हैं उसकी लिस्ट है। तो ये फॉर्म है, इसको फॉर्म ए बोला जाता है फॉर द डिसेबिलिटी पेंशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसेबिलिटी पेंशन। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे 9876371788 पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।